दोस्तों, सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। इससे की जो पहले की वीडियो हैं वो आपने जरूर देखी होंगी। इससे जो पहले का है वो हमने मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है उसके जो नोट्स हैं और जो पीवाईक्यू हैं वो पूरे करा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर एक बार जाकर देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हम राज्य के नीति की निर्देशक तत्व के अध्याय में नोट्सों को देखेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन्हें देखेंगे। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। चलिए तो नोट्स देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला है कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू यानी इनफोर्सेबल नहीं है। दूसरा, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत यानी फंडामेंटल हैं। तथा तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए
समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। चलिए तो एक बार और देखते हैं इसको अच्छी तरीके से, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो अगर हम देखें तो जो डीपीएसपी है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमने कहाँ से लिए, तो डीपीएस का जो प्रावधान है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। जो डीपीएसपी है उनकी जो प्रकृति है वो अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती है। इसमें बताया गया है 3 बिंदु हैं। पहले में बताया गया है कि यह न्यायालय में लागू नहीं है, यानी अबाध्य योग्य पर किसी व्यक्ति के, यानी राज्य अगर डीपीएसपी को लागू नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि याचिका दायर करके इन्हें लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाले। सरकार खुद ही अपनी इच्छा से इन्हें लागू करने का प्रयास करेगी। यह सरकार की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होता है। जो दूसरा है वो कहता है कि जो इसके सिद्धांत हैं वो देश के संचालन में मूलभूत हैं। इसका जो अभिप्राय है यह है कि जब कोई नीति योजना बनाई जाती है सरकार के द्वारा तो सरकार इन्हें ध्यान में रखते हुए नीति और योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। तीसरा जो बिंदु है वो कहता है कि राज्य का कर्तव्य है, जैसे नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, उसी प्रकार भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के कर्तव्य भी बताए गए हैं। और इन कर्तव्यों के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर इन्हें लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद जो 38 है वो सामाजिक व्यवस्था की बात करता है और इसका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि होना चाहिए। अनुच्छेद जो 39 है वो बताता है कि जो कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व हैं
जैसे इसमें कुछ क्लोज दिए गए हैं, जैसे अगर कोई स्त्री है और पुरुष है, एक समान कार्य करते हैं तो उन्हें समान वेतन मिलेगा। जो दूसरा क्लोज है वो बताता है कि किसी भी व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति के पास इतने संसाधनों का केंद्रीकरण न हो जिससे सामाजिक संतुलन बनाने में समस्या उत्पन्न हो, यानी वितरणकारी न्याय, संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी आर्थिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया गया है। समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो अब है वेतन वो पहले आजीविका वाला था। इसके बाद है जो बालक हैं 14 वर्ष से कम आयु के, उनके कल्याण के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद जो 39 का है, जिसे हम 39A भी कहते हैं, यह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान की बात करता है। आपने लोक अदालतों के बारे में सुना होगा। लोक अदालतों का निर्धारण अनुच्छेद 39A को ध्यान में रखकर ही किया गया था। अनुच्छेद जो 40 है वह भी व्यवहारिक रूप में हमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से देखने को मिलता है, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के माध्यम से। तो जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद जो 41 है वो कुछ कंडीशन बताता है, जैसे काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी प्रबंध करेगा, यानी राज्य लोगों के काम के लिए, शिक्षा और उनके सहायता के लिए विशेष प्रबंध करेगा। अनुच्छेद जो 42 है वो बताता है कि जो कोई फैक्ट्री है या कोई सरकारी कार्यालय या कोई निजी कार्यालय, उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी जो कार्य करने की जो कंडीशन है वो सही होना चाहिए, यानी काम की जो न्याय संगत और मानवोचित दशा। यानी कहने का अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी क्षमता से फिर बाहर का कार्य है, क्योंकि 8 घंटे का कार्य एक व्यक्ति के लिए एक दिन में बहुत होता है। इसके बाद जो प्रसूति सहायता का अभिप्राय है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जब महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, गर्भाशय धारण करने से पहले अस्पताल में दिखाना, जैसे इत्यादि मुद्दे अनुच्छेद 42 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। अनुच्छेद जो 43 है वो राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। यह बताता है कि जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे तो दिल्ली में एक कंडीशन लागू है कि जैसे मिनिमम जो वेतन है वो 15,000 के आसपास या 15,000 जो भी सरकार निर्धारित करे उससे कम नहीं होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति से काम कराया जाता है तो उसे उस कार्य के लिए उचित मजदूरी भी देना आवश्यक है। अनुच्छेद जो 43(1) है के अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, यानी जो सरकार के जो उद्योग हैं, चाहे वो निजी उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनमें लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। और जो अनुच्छेद जो 44 है वो वर्तमान में भी एक चर्चित विषय है, जिससे आप सभी लोग जानते होंगे, समान सिविल सहायता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के नाम से जानते हैं। और वर्तमान सरकार का एक बड़ा विषय यूसीसी है,
वर्तमान सरकार ने कुछ एजेंडे निर्धारित किए थे, उनमें एक अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता को लागू करना भी है। अनुच्छेद जो 45 है वो यह बताता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे या बालक हैं उनके लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। यानी जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए शुरुआत में आंगनवाड़ी के जो कार्यक्रम चलते हैं वो अनुच्छेद 45 को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद जो ग्रामीण स्तर पर प्रारंभिक या प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनका निर्धारण भी अनुच्छेद 45 को ध्यान में रखकर किया गया है। अनुच्छेद जो 46 है वो यह बताता है कि राज्य अनुसूचित जातियों यानी SC, अनुसूचित जनजातियों यानी ST और अन्य दुर्बल वर्गों का अभिप्राय है, जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, जैसे निशक्तता से या फिर पीड़िता महिलाएं, चाहे रेप इत्यादि जैसे जो दुर्बल या वंचित वर्ग हैं, उनके आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद जो 47 है इसके अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अगर आपको पता हो तो केंद्र सरकार के द्वारा PDS सिस्टम चलाया जा रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। BPL कार्ड धारकों को महीने में जो अनाज और इत्यादि चीज प्रदान की जाती हैं वो अनुच्छेद 47 को ध्यान में रखते हुए पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो राज्य है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। जो अनुच्छेद 48 है वो कहता है कि राज्य कृषि के लिए नई नई तकनीकों को निर्धारित करने के लिए भी अपने प्रयासों को और बढ़ाएगा। इसके साथ ही गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध के लिए प्रयास करेगा। यानी कोई व्यक्ति पशुओं के साथ अभद्रता न करे या उनको नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए भी कदम उठाएगा। अनुच्छेद जो 48A है उसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य, अगर आपने सुना हो तो प्रधानमंत्री के द्वारा अभी एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया था, तो उसको हम अनुच्छेद 48A के साथ जोड़कर देख सकते हैं। अनुच्छेद जो 49 है वो बताता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं यानी स्मारक, जो स्थान है स्मारक, जैसे ताजमहल इत्यादि जो स्मारक स्थान, चाहे वो मंदिर या पर्यटन की जो स्थान है, वस्तुओं को कोई व्यक्ति नुकसान न पहुंचाए उसके लिए संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। और जो अनुच्छेद 50 और 51 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका अभिप्राय है कि भारत में, अगर आपने भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के पृथक्करण की बात करती है, उसमें 3 सूचियों का प्रावधान है। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका का उससे अलगाव होगा। इसके तहत होता यह है कि जो न्यायाधीश हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कार्यपालिका का कोई व्यक्ति सदस्य होते हुए न्यायाधीश नहीं बन सकता। यानी न्यायाधीश बनने के लिए उसे
उस सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए योग्य है वह न्यायपालिका का न्यायाधीश बन सकेगा। यानी इन दोनों के बीच एक पृथक्करण, यानी जो न्यायालय का जो मुख्य काम है वो कानूनों की व्याख्या करना, और जो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है वो नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। अनुच्छेद जो 51 है, 51 के अनुसार जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करे। तो भारत हमेशा से स्वतंत्र एवं स्वायत्त नीति का समर्थन करता रहा है, और वर्तमान में भी भारत वैश्विक शांति, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। तो यह जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी उसको भी हम अनुच्छेद 51 से जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरह 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो प्रावधान है वो डीपीएसपी के अंतर्गत दिए गए। अब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो डिफरेंट या जो अंतर है उसे देखते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है, यानी मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के 3 में किया गया, और जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। तो पहला जो अंतर है वो यह है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान भाग 3 में और नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान भाग 4 में। दूसरा जो अंतर है वो मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी जो मौलिक अधिकारों का जो स्रोत है वो अमेरिका का संविधान है, और जो नीति निर्देशक तत्वों का जो स्रोत है वो आयरलैंड का संविधान है। तो दूसरा अंतर है कि मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया या फिर उधार लिया, कुछ भी कह सकते हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। तीसरा जो इनमें मुख्य अंतर है वो यह है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक है। नकारात्मक का अभिप्राय है कि अगर कोई भी सरकार इन्हें कम करने का प्रयास करती है तो न्यायालय उस सीमा तक उस कानून को अवैध घोषित कर देगा। तीसरी और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सकारात्मक हैं। इसका अभिप्राय है कि जब सरकार अपनी नीतियां और कानूनों को लागू करेगी तो इन्हें ध्यान में रखते हुए नीतियों का संचालन करेगी। इसके बाद जो अगला अंतर है वो यह है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो बाध्योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। बाध्योग्य का अभिप्राय है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय की शरण ले सकता है। यहाँ कोई राज्य सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो माननीय उच्चतम न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गैर बाध्योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी अगर कोई भी सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करती है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर यह नहीं कह सकता कि यह सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है। यह सरकार की आर्थिक सक्षमता के ऊपर है। जितनी आर्थिक सक्षम होगी उतनी ही नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगी। जो अगला डिफरेंस है वह यह कानूनी रूप से मान्य है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अगला जो अंतर है कि लागू करने के लिए विधान की
आवश्यकता नहीं है, यानी ये अपने आप ही लागू। इनके लिए हमें राज्य सरकार को कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून बनाकर भी इसमें और लागू कर सकती है, जैसे अनुच्छेद 17 इत्यादि, लेकिन ऑफिशियली कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। कई सरकारों ने कई कानून लागू करते हुए, जैसे 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज, लोक अदालत, सहकारी जैसे जो प्रावधान है, उनके माध्यम से डीबीएसपी को लागू करने का प्रयास किया है। जो अगला डिफरेंस है वो है यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए, यानी सामाजिक यानी समाज और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अगला जो अंतर है वो यह नागरिकों को स्व प्राप्त है जो मौलिक अधिकार है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त है। तो मुख्यतः आपने यह अंतर देख लिया। अब इसके बाद जो इनमें सबसे बड़ा अंतर है वो है कि जो मौलिक अधिकार हैं बाध्य योग्य है, और जो नीति निर्देशक है वह गैर बाध्य योग्य है। तो चलिए अब हम इसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उन्हें देखते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं भी प्रयास करूंगा कि एक एक शब्द को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करते हुए समझाकर आगे बढ़ूं, जिससे आपको कहीं भी भटकना ना पड़े और पढ़ा हुआ एग्जाम में आपसे गलत ना हो। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य, यानी जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था उसका क्या उद्देश्य है। तो अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आप सभी को पता हो कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, में सहायक हैं, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य, यानी 3 सही है और 1 गलत है। तो पहला है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो हमने अभी देखा है सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह भी सही है। डी है, पहले हम डी देखते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो यह भी सही है। जो सी है वो कह रहा है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो यह गलत है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह एक धार्मिक राज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा कि उद्देश्य कौन सा है, तो एक कल्याणकारी
राज्य की स्थापना करना। दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। और जो डी है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। जो सी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर हम व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में भारत के संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य है, उन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो धार्मिक राज्य की स्थापना करना कतई नहीं था। इसके बजाय जो उद्देश्य था वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं हम कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो हमने अभी देखा था कि ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यानी जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं है, दूसरे शब्दों में कहें, और जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रवर्तनीय यानी वाद योग्य है। पहला जो है कि पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए तो ऐसा नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त है तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों ही संविधान का भाग है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नीति जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो परिवर्तनीय नहीं है और जो मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय है। तो अब हम उसके जो ऑप्शन है उसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे, जो नहीं है वो क्यों नहीं है और जो है वो क्यों है। इससे एक अच्छा तरीके से हम एक अच्छे तरीके से इसको या क्वेश्चनों को हम सही कर सकते हैं, और क्वेश्चन गलत होने के हमारे जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है यानी अबाध योग्य है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, दूसरे शब्द में वाद योग्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है। यानी जो निर्देश है वो किसके लिए, तो राज्य के लिए। कैसा राज्य, एक ऐसा राज्य जो कल्याण करे, किसका, तो लोगों का। जबकि जो भाग 3 में जो वर्णित मौलिक अधिकार है वो व्यक्तियों को राज्य के कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व है, यानी जो निर्देशक तत्व है वो क्या है, तो हमने अभी देखा था अबाध योग्य है, यानी जो ऑप्शन बी है वो सही है। वाद योग्य नहीं है, क्योंकि वाद योग्य मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो वाद योग्य है, और जो नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो अबाध योग्य है। कठोर या कोई लचीला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक
एजेंडे को साकारित करने के लिए बाध्य योग्य यानी मौलिक अधिकार और अबाध्य योग्य यानी नीति निर्देशक तत्व दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार बाध्य योग्य और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अबाध्य योग्य। अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यानी जो विधायिका के जो कार्य हैं उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, वही की कार्यपालिका के जो कार्य हैं उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो यह भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर उसमें दिया होगा तो एक या दो, दोनों में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पहला है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन यानी बंधन करते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो यह भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है, न तो एक और नहीं दो। अगर व्याख्या देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। तो आप ध्यान रखना, ये सिफारिश है। यानी MC सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार या कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें देखना है। तो वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो हमने अभी देखा था कि यह अबाध योग्य है, तो ये गलत है। और ये गलत है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। दूसरा है कि वे किसी भी न्यायालय में या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो यह सही है। तीसरा है कि इस भाग में अधिकतम सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो यह भी सही है। तो जो ऑप्शन है वो डी यानी 2 और 3 सही है। तो ये कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला गलत है क्योंकि प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा सही है क्योंकि किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और तीसरा, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो दूसरा और तीसरा, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही है। अगर जो व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, तो जो DPSP है वो भाग 4 में, और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद जो 36 से 51 के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के जो प्रावधान है वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी इनफोर्सेबल नहीं है या नहीं होते हैं।
इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तथापि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो यह सही है। दूसरा है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो दोनों सही है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनफोर्सिबल नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही कथन सही है। और इसीलिए इसका जो आंसर है वो सी होगा। इसकी जो व्याख्या है वो हम देखते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट जो उपबंध है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनफोर्सिबल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वो भारत के संविधान में है, यानी कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का जो समावेश है वो भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया है। तो हमने देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए व्याख्या देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो समावेश है वो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता
उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो उसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही दिया गया है। अगर ऐसा जो ऑप्शन आता है, अगर इसमें से हमें दो चूज करने होते तो फिर हम प्रस्तावना भी लगाते और नीति निर्देशक तत्व भी। परंतु अगर हमें इनमें से एक अगर पूछे तो हम फिर वो डीपीएसपी का चयन ही करेंगे, क्योंकि हमें इनमें स्पष्ट रूप से कल्याणकारी राज्य की बात देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो अब भी इसका जो प्रश्न उत्तर है वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होगा। पहला और सी यानी उद्देश्य का दोनों ही सही है, लेकिन एक चूज करना हो तो फिर वो नीति के निर्देशक तत्व ही सही है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो वो ऑप्शन डी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है वो पाया जाता है। तो अब हमें दोनों चूज करने होंगे, क्योंकि हमें ए और सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी समाजवादी, उदार बौद्धिक और गांधीवादी। हमने इन्हें पढ़ने में आसानी के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी तीनों में विभाजित किया हुआ है। व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है विभाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिक और गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है तथा गैर बाध्य योग्य है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण है वो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड से प्रेरित है। 3 समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी में विभाजित किया गया है और यह सकारात्मक है तथा यह गैरबाध्य योग्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा में किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी अभी देखा था हमने आयरलैंड से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा में किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो नीति के निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वो हमें आयरलैंड से हुई है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगर व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान में सम्मिलित जो नीति निर्देशक तत्वों की जो हमें प्रेरणा है, हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 में आयरलैंड के
यानी जो 1937 का जो आयरलैंड का संविधान था से हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणी इस भाग पर फैबियनवाद, समाजवाद और उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अभी देखा था हमने आयरलैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया। तो ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है कि नीति जो निर्देशक हैं वो कैसे हैं। तो बाध्य योग्य नहीं है, यानी गैर बाध्य योग्य हैं। तो ऑप्शन बी बाध्य योग्य मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो बाध्य योग्य के अंतर्गत आता है। तो व्याख्या देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित जो तत्व हैं वो देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी DPSP। तो आधारभूत तत्व कौन सा देश के शासन के लिए है। तो फिर वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला जो प्रश्न है वो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का जो केंद्रीकरण है किसका उल्लंघन है। तो हमने जब नोट्स पढ़ा था तो उसमें देखा था यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगर व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है और जो नियंत्रण है इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद जो 39 बी है। तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण यानी केंद्रीकरण न हो। 39 बी। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह ऑप्शन बी राज्य के एक नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांतों का अंग है। और जो हमने अनुच्छेद जो 39 देखा था उसमें यह प्रावधान किया गया है। व्याख्या देखते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद जो 39 डी या घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 जो घ या डी के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ बाद 1982 का मामला है। कौन सा? तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ बाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद जो 39 घ यानी डी के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा प्रावधान है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो पहला है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तो गलत है, क्यों जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह भी गलत है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत में मौलिक अधिकारों में देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो यह भी गलत है, क्योंकि जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देखने को मिलता है। चौथा है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो जो अनुच्छेद 39 जो डी है वह समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। यानी इसमें 3 नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और एक मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। तो उत्पीड़न के खिलाफ जो अधिकार है अनुच्छेद जो 22 वो मौलिक अधिकार है, तो गलत हो जाता है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर जो 28 तक के जो प्रावधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और यह मूल अधिकारों के अध्याय में सम्मिलित है। तीसरा है कानून के समक्ष बराबरी। तो जब हमने अनुच्छेद 14 देखा था तो उसमें कानून के समक्ष समता या कानून का समान संरक्षण जैसे प्रावधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिए गए थे। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39 डी के अंतर्गत दिया गया है और यह मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ या फिर डी में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो जब हमने नोट्स देखा था तो उसमें अनुच्छेद हमने 40 पढ़ा था और 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। तो नीति निर्देशक तत्व का जो भाग है यानी अनुच्छेद जो 40 है उसमें हमें पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो अनुच्छेद 40 ऑप्शन सी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत
पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार जो राज्य है ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो हमने अभी देखा था ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो ऑप्शन सी निदेशक सिद्धांत यानी DPSP और अनुच्छेद 40। इसके बाद हमें जो सही जोड़ी है वो मिलानी है। तो जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। तो पहले का जो पांचवा है वो हमें ऑप्शन बी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। समान जो आचार संहिता है जो वर्तमान में एक चर्चा का विषय है और अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक सेकंड अनुच्छेद जो 44 के अंतर्गत दिया गया है तो यह भी फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है 5 पहले में। तो कृषि और जो पशुपालन है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें ई लगाना होगा। और सही सुमेल देखें तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है और अंतर्राष्ट्रीय जो शांति के विकास की बात कही गई है वो अनुच्छेद 51 के तहत की गई है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो पहले का पहला तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 50 में आ गए हम। अनुच्छेद जो 41 है वो काम करने का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद जो 44 है तो पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, तो पहला ही सही यानी जो है सभी मिले मिलाए यानी मैचिंग दी गई है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद जो 48 है कृषि एवं पशुपालन के गठन की बात करता है। अगर व्याख्या देखें तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 41, नागरिकों के लिए एक समान संहिता अनुच्छेद 44 और कृषि एवं पशुपालन का जो गठन है वो अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है। तो जो अनुच्छेद 39A है उसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, यह सही है।
यह जो प्रावधान है वो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में जोड़ा था। अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद जो 48 है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात नहीं करता है, ये गलत है, क्योंकि जो यह प्रावधान है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि पशुपालन इत्यादि के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद यानी समान न्याय और निःशुल्क सहायता का या निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 है। ग्राम पंचायतों की जो संगठन की बात है वो अनुच्छेद 40 में, और जो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि और पशुपालन का गठन या संगठन अनुच्छेद 48। नोट, अगर न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। तो हम अच्छी तरीके से प्रश्न को देखेंगे जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अगर पढ़ो तो फिर इस तरीके से पढ़ो कि उसके बाद कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। तो भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक से तत्वों का सुमिलित युग्म पहचानिए। इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा युग्म सुमिलित है। तो पहला है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो अनुच्छेद जो 42 दिया है वो गलत है, क्योंकि इसका प्रावधान अनुच्छेद 39A में किया गया है। दूसरा है कृषि और पशुपालन का संगठन, यह भी गलत दिया गया है, क्योंकि कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में अभी देखा था हमने। इसके बाद जो तीसरा है वो है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद जो 41 है वो गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों की बात अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई है। और जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 जो डी है क्लोज, उसमें यह प्रावधान है। चलिए व्याख्या देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 है। कृषि और पशुपालन का जो संगठन है अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 घ या फिर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो सीधे में देखना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 3 सुमेलित दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सही सुमेलित कौन से हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, तो ये सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 40, तो यह भी सही है। सहकारी सोसाइटी का जो संवर्धन है अनुच्छेद 43 है, यह गलत है। इसके बाद जो ग्राम पंचायतों का गठन, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो जो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन है वो अनुच्छेद 43A में नहीं दिया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के भाग या संविधान के जो अनुच्छेद 43B में, तो अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा की गई है। मैं आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 43B है वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, संशोधन अधिनियम के द्वारा 2011 में
97 अमेंडमेंट था और 2011 में हमने इसे संविधान में शामिल किया था। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि इसमें कथन दिया है, एक कारण दिया है, जो मनरेगा है वो हर योग्य परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का अवसर दिलाने का प्रावधान करता है। तो सही है, क्योंकि मनरेगा में न्यूनतम 100 दिनों की कार्य की गारंटी दी गई है। कारण है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, तो यह गलत है। रोजगार का जो अधिकार है वो संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है, बल्कि भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों से रोजगार के अधिकार का जो प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए सही, परंतु आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सामुदायिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी, ध्यान रखना है, तो इसमें अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। तो जो मनरेगा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसी से प्रेरित होकर यह जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो अनुच्छेद जो 43 है, अनुच्छेद जो 43 है और जो अनुच्छेद 41 है, उनमें अगर आप देखोगे तो उसमें भी कार्य के बारे में बताया गया है। तो इससे संबंधित जो व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद जो 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी यानी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो अनुच्छेद जो 43 और 41 है उनको ध्यान में ये रखकर इसका संचालन किया जा रहा है, जिससे जो व्यक्ति अकुशल हैं उन्हें कम से कम 100 दिन का न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन जो गांव में मनरेगा की स्थिति है आप उससे वाकिफ हैं। जमीन पर व्यवहारिक स्थिति कुछ और है और सिद्धांतिक स्थिति कुछ और है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 43A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो जो अनुच्छेद 43 है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जो अनुच्छेद 38 है वो विभिन्न प्रावधानों की राज्य की प्रकृति के बारे में बताता है और जो 39A है
उसमें हमने विभिन्न जो 39 में जो निःशुल्क न्याय विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद जो 45 है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा बाल्यावस्था की देखरेख की बात करता है। तो व्याख्या देखते हैं कि 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A या 43 का अंत स्थापित करते प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों की प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद जो 45 है वो हमने अभी देखा था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख के लिए राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद जो 47 है वो कृषि या फिर बच्चों इत्यादि से संबंधित जो प्रावधान है उनसे संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है किसमें व्यादेशित है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। ऑप्शन बी सही है और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। व्याख्या देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 43 है वो कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी इत्यादि उद्योगों की से संबंधित है। अनुच्छेद जो 41 है वो भी राज्य लोगों के लिए प्रयास करेगा, काम कार्य से संबंधित प्रसूति सहायता जैसे जो प्रावधान है। अनुच्छेद जो 48 है वो बताता है कि जो प्रकृति या जो पर्यावरण से संबंधित है उनके संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। व्याख्या देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 41 है वो काम, शिक्षा, लोक सहायता, तुम सहायता ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इसे सहायता चाहे वो काम, शिक्षा या लोक। अनुच्छेद जो 43 ये है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। और जो अनुच्छेद 48 ए है वो पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। इस तरह एक प्रश्न में से हम 4 प्रश्न देख सकते हैं और जब एग्जाम में जब वो प्रश्न पूछता है तो इन्हीं के अंतर्गत प्रश्नों को बनाता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो उल्लेख है वो कहाँ है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51। चलिए हम अनुच्छेद 51 को अच्छी तरीके से एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य 4 क्लोज दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत
और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? सी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी DPSP। देखिए आज से लिख रहा हूं मैं तो भी कैसी राइटिंग आ रही है, बेकार ही है ना। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 51 है वो विदेश नीति से संबंधित है। मैंने YouTube पर क्लास देखी है तो वो ऐसे पढ़ा देते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 51 है विदेश नीति से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं। तो यह तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जी अगर इसके जो और जो ऑप्शन दिए हैं उनको देखें तो अनुच्छेद जो 312 है वो बताता है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करते हुए लोक सेवा का गठन कर सकती है। अनुच्छेद जो 60 है वो राष्ट्रपति से संबंधित है और शपथ की बात करता है। अनुच्छेद जो 380 है तो यह जो प्रावधान है, अनुच्छेद जो 380 है उसको हमने अब डिलीट कर दिया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। यह पहले राष्ट्रपति से ही संबंधित था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो 3 ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे 1976 में। तो शोषण से बच्चों या अल्पवयों की जो सुरक्षा है यह जोड़ा गया था। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 से यह भी जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो 43A है वो भी हमने जोड़ा था। और जो समान आचार संहिता है वो इसमें मूल संविधान में था अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। चलिए व्याख्या देखते हैं। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित जो प्रावधान है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा अनुच्छेद जो 39 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 का या 39 से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद जो 43 का या ये पर्यावरण का जो संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 से। तो अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 39 और 43 का हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो पहला है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन
तो यह मूल संविधान में था, और जो अनुच्छेद 39D है उसमें शामिल है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, तो अनुच्छेद जो 43A है वो हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा था। इसके बाद काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद जो 41 है वो मूल संविधान में था, तो ये गलत है, ये सही है। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन तथा काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना, अनुच्छेद जो 43 है। अगला जो प्रश्न है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो अपना सही उत्तर दीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो पहला, दूसरा और तीसरा। दलितों के नहीं। संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? तो मध्य निदेश या शामिल है, ये गलत हो गया। गौ संरक्षण ये शामिल है, जब अनुच्छेद 47 आप देखेंगे, और 48 पर्यावरण संरक्षण, ये दोनों संबंधित हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो यह गलत है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उससे पहले यह स्टेटमेंट सही था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस 14 को 6 तक, यानी 0 से लेके 6 तक जो शिक्षा के प्रबंध है वो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दिए गए। और 6 से जो 14 है वो हमने अनुच्छेद 21A में मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया। तो संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद अनुच्छेद 21A के तहत यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शेष सब पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नहीं है? तो पहला है कि मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, तो यह शामिल है, सही है। गाय और बछड़ों के वध का निषेध, अनुच्छेद जो 48 है, अनुच्छेद जो 47 है। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, अनुच्छेद 48A। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, तो गलत है, 16 की बजाय 6 वर्ष होना चाहिए, तो यह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? पहला एक मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, तो यह गलत है, क्योंकि यह अनुच्छेद 23 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो यह गलत हो जाता है। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, तो अनुच्छेद जो 47 है उसमें प्रावधान है, तो सही है केवल 2। अगर व्याख्या देखें, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का जो प्रतिषेध है वो मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है, और स्पष्ट है कि केवल कथन 2 सही है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। तो क्या पूछ रहा है पहले देखते हैं, उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो जो पहला प्रावधान है वो उदारवादी है, अनुच्छेद जो 44, तो ये गलत है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, और यह गांधीवादी प्रावधान है, तो सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, तो यह सही है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, तो यह भी गलत है। तो जो दूसरा तीसरा है वो गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चलिए व्याख्या देखते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध अनुच्छेद 47, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास अनुच्छेद 48। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर जो विकल्प है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए गए हैं? तो ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद जो 48 ए है। और मूल कर्तव्यों में चलिए तो व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन ऑप्शन सी है 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48 ए के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 ए और जी क्लोज या 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो पहला, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 48 ए, यही है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, तो यह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। तो अनुच्छेद जो 15 है उसमें ये प्रावधान दिया गया है, तो ये भी गलत है। अस्पृश्यता का जो प्रवर्तन है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो जो पहला, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करे, इस तरीके से पढ़ें तो आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है
वो है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान सांत्य प्रौढ़ शिक्षा। दूसरा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो ये सही है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 से तो गलत है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, तो अनुच्छेद जो 45 है इसमें प्रावधान दिया गया। तो प्रौढ़ शिक्षा की बात नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं की गई है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, जिसमें कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का या ए में, तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संशोधन से जो 2002 में हुआ था, अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं। जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, यह मूल संविधान का भाग नहीं था। तो पहला है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40, तो गलत है क्योंकि मूल संविधान में शामिल था। तीसरा है गोवध, तो भी गलत है क्योंकि अनुच्छेद जो 47 है और जो 48 से संबंधित जो प्रावधान है उसमें तो मूल संविधान में था। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद जो 44, तो यह भी गलत है। मुक्त कानूनी सलाह, तो अनुच्छेद जो 39 ए है वो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा, तो यह सही है। चलिए वाक्य देखते हैं। मुक्त कानूनी सलाह का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जो बाद में जोड़ा गया था 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का या फिर ए में गरीबों के लिए मुक्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो सही है। दूसरा है देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, तो यह भी सही है। तो जो आपने अगर नालसा नाम सुना हो तो इससे संबंधित है, तो दोनों ही सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद जो 39 ए को हमने ध्यान में रखते हुए अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। एक सेकंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, यह सही है। और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडरों को, ये दोनों सही है। जबकि जो 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी सदस्यों को, तो यह गलत है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को, तो ये भी गलत है। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान में
राजनीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद जो 39A में या 39A के अनुसार में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की जो धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र हैं: महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जाति हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आयु सीमा से कम है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आयु सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक तथा कुछ राज्यों में 1.5 लाख या 3 लाख रुपए तक है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति, 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो पहला है मद्य निषेध, तो गलत है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत शामिल है। दूसरा काम का अधिकार, अनुच्छेद जो 41 है उसके अंतर्गत दिया गया, तो ये भी गलत है। समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद जो 39D है उसके अंतर्गत, तो ये भी गलत है। सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि सूचना का अधिकार 2005 में अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। मूलतः अनुच्छेद 19(1) से निकलता है। व्याख्या देखते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39A में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 39D में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 47 में के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सूचना का जो अधिकार है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19A के बढ़ित वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। अगला जो प्रश्न है वह कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता यही सही है, अनुच्छेद 44। धर्म की स्वतंत्रता गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। प्रेस की स्वतंत्रता में 19(1) के तहत देखने को मिलती है। विधि के समक्ष संहिता में अनुच्छेद 14 में देखने को मिलती है। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है मद्य निषेध,
यह सही है, अनुच्छेद 47। दूसरा है फैक्ट्री और खानों में बाल श्रम निषेध, तो गलत है क्योंकि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बेगार एवं बलात् श्रम निषेध, यह भी गलत है क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 23। अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद जो 17 है उससे संबंधित है, तो यह तीनों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। केवल एक मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के अंतर्गत दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखते हैं। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बेगार तथा बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो अनुच्छेद जो 39D है सही है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, तो सही है, अनुच्छेद 41, 42 इत्यादि से संबंधित। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो गलत है क्योंकि यह प्रावधान अनुच्छेद 17 में। चौथा, काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में, तो अनुच्छेद जो 43 से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। 42 और 43 जो प्रावधान है। व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17, तो हमने पढ़ा था समता के अधिकार के अनुच्छेद जो 14 से लेकर जो 18 है उस समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो समता के तहत 5 अनुच्छेद है। अस्पृश्यता और उन्मूलन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 17 में है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य समान वेतन, अनुच्छेद 39D में। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अनुच्छेद 39 में, तो वहां पे 39 था। काम हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, तो 43 नहीं 42 था, और 39 था। ए नहीं, 39 अलग है, क अलग है। 39 में समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता का बात कही गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो जो स्टेटमेंट है वो KT शाह ने कहा था। KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम है, भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे करते हैं? यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो इनको पूर्ण करता है? तो वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी केवल 3। व्याख्या है, 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अनुच्छेद जो 41 है, और कब? तो 1995 में हमने 1995 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। और जो इसका लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद जो 39D है सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये भी सही है।
छोटे परिवारों का मानदंड तो ऐसा कोई प्रावधान डीपीएसपी में नहीं दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 350 के तहत दिया गया है, तो पहला और दूसरा समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ या डी में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए